तमाम शहर का मौसम खराब लगता है, सुकून से सांस भी लेना अजाब लगता है। हवस की आंधियों ने बेतरह तबाह किया, हवस की आंधियों ने बेतरह तबाह किया। कसम से मुल्क ये रौंदा गुलाब लगता है, कसम से मुल्क ये रौंदा गुलाब लगता है। चुटकुलों का नाम कविता हो गया, चुटकुलों का नाम कविता हो गया, चुटकुलों की लाज रखना है प्रभु। तो श्रोता हर तरीके के हैं, उनको आप जैसा परोसते हैं फिर वैसा ही उनका टेस्ट बनता है। तो मेरी जो मम्मी है वो बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ, और वो इतना अच्छा गाती हैं कि अब मैं सोशल मीडिया का दौर है तो फेसबुक पे जब मैं उनके भजन, उनके गीत मतलब डालती हूँ उस पर, तो श्रोता जो है बहुत पसंद करते हैं और मेरे पास फरमाइश भी आती है कि आप उनको लाइव लाइए, उनको सुनवाइए। तो साहित्य में उनकी बड़ी रुचि थी, तो उन्हीं के कहने से मतलब मैं कुछ और करना चाहती थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप हिंदी साहित्य में कुछ आगे करिए और लोगों तक पहुंचाइए, इसे पढ़ाइए साहित्य को। तो वो करते करते मैं JNU तक पहुंच गई। देखिए, आप कुछ भी हो जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो जाएं, लेकिन जब तक साहित्य के प्रति आप संवेदनशील नहीं, और साहित्य कहीं ना कहीं आपके अंदर नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि आप एक संवेदनशील इंसान होने के लिए साहित्य को पढ़ना, साहित्य में होना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अभी भी घर परिवार में जो तमाम महिलाएं और सब जितने भी संस्कार होते हैं, संस्कार पर ये गीत होते हैं, विवाह हुआ, बच्चा हुआ, कुछ भी, तो वो तमाम लोग हैं जो उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पढ़िए, अच्छे से समझिए, और देखिए पढ़ने से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आपको ये लगता है कि आपने बैठे बैठे आपको विचार आ रहे हैं तो आपने ये लिख दिया, आपने वो लिख दिया। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे किसी चीज़ को, उतने अच्छे आपके विचार भी मंचते चले जाएंगे। मैं उफनती हुई लहरों पे चढ़ के आई हूँ, इस जमाने की हर बला से लड़के आई हूँ। तुम्हारा मुफ्त का ये ज्ञान अपने पास रखो, मेरे हिस्से का जो भी था वो पढ़ के आई हूँ, मेरे हिस्से का जो भी था वो पढ़ के आई हूँ। हमने तो यही सीखा है कि जो कविता है वो सत्ता के विरुद्ध जाके ही बात करती है, तभी वो असली कविता बनती है। तो बता ही रही हूँ, आप तमाम मंच देखते ही होंगे, बहुत सारे कवि रहते हैं, उसमें एक या दो कवित्रियाँ रहती हैं, कई बार तो वो भी नहीं, नाम ही कवि सम्मेलन है। तो उसमें ये है कि ये सोचा जाता है कि जो भाई महिलाएं हैं उनका संबंध घर परिवार बच्चों से, मतलब ये कहाँ इस सब चीज़ों से कोई लेना देना है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली हैं, महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। तो कैसे इतनी जब कहते हैं कि जब पुरुष और महिला को देखा जाए तो ज्यादा संवेदनशील महिला को ही समझा जाता है, बताया जाता है। तो इतना संवेदनशील जो प्राणी है वो कैसे लिखने से खुद को रोक सकता है, बच सकता है। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, 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 कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। लेकिन आपने तो जो मेरे हस्बैंड है उनका भी इंटरव्यू लिया है, ये बात तो उन्हीं से बहुत ज्यादा करने वाली है। हम तो उन्हीं से बहुत सीख लेते हैं कि वो ऐसी सर्विस में है जहाँ लोग हैरान होते हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इतने बड़े बड़े जिलों को संभालना। उसके बाद भी उन्होंने अपने संगीत को और अपने लेखन को खुद से अलग नहीं किया। आदरणीय मालिनी अवस्थी मैम, तो लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा गा रही हैं या इसमें उन्होंने बहुत नाम किया है, मैं उनकी कद्र इसलिए बहुत ज़्यादा करती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत काम किया, बहुत रिसर्च की है। तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि किनको सुनना चाहिए जहाँ से आपको, तो आप उनको बिल्कुल सुनिए। और उन्होंने इतनी रिसर्च करके ऐसी ऐसी चीज़ें वो सामने लाई हैं जो आम श्रोता को पता ही नहीं हो सकता था कि अच्छा इस पर ऐसा कहा जा सकता था, इस पर ऐसा कहा गया है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। चूँकि हम प्रयास करते हैं कि जो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, जो साहित्य के लिए, कविताओं के लिए, कहानियों के लिए, किताबों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को देखकर, उनको देखकर हम थोड़ा सा भी प्रोत्साहित होते हैं, उन लोगों की कहानियाँ आप तक पहुँचा पाएँ। तो इसी प्रयास में, इसी बातचीत में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मालविका हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। थैंक यू सो मच अंकुर, बहुत अच्छा लगा।
तो काफी दिन से हो रहा था कि हाँ आना है इस पर। बहुत बहुत अच्छा लगा। हम लोग हाँ काफी टाइम से बात कर रहे थे और मुझे लगा है कि इस बातचीत की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आप लोगों को, आपको जो लोग पसंद करते हैं, जो आपकी कविताओं को सुनते हैं, उन तक आपकी कहानी पहुंचनी चाहिए। मैम शुरुआत मेरे हिसाब से हम आपकी कहानी से करते हैं। आपकी कविताओं में, आपके लोकगीतों में आने से पहले कि आपकी कहानी क्या है, क्योंकि जो भी दर्शक देखेंगे उनको आपका जो साहित्य है, आपकी जो कविताएं हैं, उनसे पहले अगर उन तक हम आपकी कहानी पहुंचा पाए तो। हाँ, ये हर किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी तो ज़रूर रहती है। तो वही ये जो जितना भी म्यूज़िक है या जितना भी लिखना है, शायरी है, सब के पीछे भी, कविताओं के पीछे भी मेरे पिता जो हैं वो हास्य व्यंग्य के बहुत बड़े कवि थे, सत्यपाल नांगिया जी। तो मंचों पर बहुत उनका एक क्रांति जैसा कुछ रहता था कि साहित्य जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो उनकी पंक्तियाँ बड़ी मशहूर थी कि चुटकुलों का नाम कविता हो गया, चुटकुलों का नाम कविता हो गया, चुटकुलों की लाज रखना है प्रभु। तो इस तरह के उनके विचार थे। तो वो कहीं ना कहीं अंदर थे, या जैसे कहते हैं आप, थोड़ा बहुत विरासत में मिला या जो भी मिला। लंबा समय लगा, मैं कॉलेज में कुछ लिखा करती थी, फिर आगे भी मैं लिखती रही, लेकिन मंच पर आना जो है वो बहुत बाद में हुआ। वो शायद वही वजह थी कि मुझे लगा जैसे मेरे पिता मंच पर पढ़ा करते थे, तो वैसा जब मौका मिला तो मैंने वो सब पढ़ना शुरू किया। और फिर एक वही उनकी बात जहन में रही कि भले ही उसको सराहना मिले श्रोताओं से उस तरीके का जैसे आजकल मंच हो गए हैं, लेकिन हम अपनी बात गंभीर तरीके से ही रखेंगे, कविता को कविता जैसा ही होना होगा। हाँ। तो जब वो किया, लेकिन बड़ी हैरानी हुई कि लोग पसंद करते हैं, वैसा भी पसंद करते हैं। तो श्रोता हर तरीके के हैं, उनको आप जैसा परोसते हैं फिर वैसा ही उनका टेस्ट बनता है। तो वो धीरे धीरे बड़ा अच्छा रहा। और म्यूजिक की भी एक जर्नी रही। मेरी जो मम्मी है वो बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ, और वो इतना अच्छा गाती हैं कि अब मैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो फेसबुक पे जब मैं उनके भजन, उनके गीत मतलब डालती हूँ उस पर, तो श्रोता जो है बहुत पसंद करते हैं और मेरे पास फरमाइश भी आती है कि आप उनको लाइव लाइए, उनको सुनवाइए। तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरासत में मिला। तो उसको भी एक लंबा समय लगा, मतलब मुझे चीज़ें जो हैं उनको परस्यू करने में थोड़ा टाइम लगा, घर परिवार बच्चे। फिर धीरे धीरे गोरखपुर में हम थे तो म्यूज़िक की शुरुआत हुई। आदरणीय शरद मणि त्रिपाठी जी थे, उनकी संगत में कुछ कुछ सीखा हमने, उन्होंने सिखाया उनके आशीर्वाद से। तो भोजपुरी गीत मैं गाने लगी। तो मैं तो दिल्ली से हूँ, लेकिन भोजपुरी कोशिश की मैंने। उसके बाद मैं लखनऊ आई तो मैं अवधी गीत गाने लगी। तो ये पूरी जो यात्रा है ये साथ साथ चलती रही और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता रहा, म्यूजिक और लिखना, जो कविता लेखन जो है। तो वो मुझे धीरे धीरे मज़ा आने लगा, दोनों ही तरह की चीज़ें मैं करने लगी। तो जो म्यूज़िक के शोज़ होते हैं उसमें फोक संगीत, लोक संगीत है वो भी, और गज़लें भी गाती हूँ तो वो भी, अपनी लिखी गाती हूँ वो भी, मुशायरा पढ़ती हूँ वो भी, कवि सम्मेलन में जाती हूँ वो भी लिखती हूँ वो भी। तो सब साथ साथ थोड़ा 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 जितना मुझे लगता है कि कुछ भी किसी को अच्छा लग सकता है, वो मेरी कोशिश रहती है। और कुछ आपकी बातों से या चीज़ों से कहीं कोई थोड़ा सा भी बदलाव आए। मैंने लड़कियों पे भी बहुत लिखा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि साहित्य के जरिए जो समाज की व्यथाएं होती हैं, समाज की चीज़ें होती हैं, वो समाज तक वापस दिखाने की कोशिश की जाती है। आपने आप लोकगीतों की बात की, आपने कविताओं की बात की, वैसे तो दोनों एक चीज़ें हैं, दोनों एक साहित्य का ही फॉर्म है। आपने किस चीज़ की शुरुआत पहले की? मेरी तो गायन की पहले हुई थी। गायन की ऐसा रहा कि घर में माहौल था थोड़ा। मेरे जो हस्बैंड है वो खुद बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, उनकी तो बहुत किताबें भी आई हैं। तो हम लोग जब गोरखपुर में थे तो वहाँ ये शुरुआत हुई। तो घर पे बच्चे छोटे थे, मैंने अपनी बेटी के लिए ही बुलाया था सिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा पहले आप सीखिए और आप गाइए। तो आपको सुर मिले हैं। तो उसका मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं है। मैं पहले गाती थी, मैं कॉलेज में भी गाती थी, स्कूल में भी गाती थी, बट उसको फिर आगे बढ़ाया नहीं। लेकिन फिर वहाँ से फिर मेरा एक कैसेट आया भोजपुरी देवी गीतों का, देवी दयालु भाई। तो वो बड़ा अच्छा रहा, बहुत चला वहाँ पे। फिर मैं जैसे रहते हैं ना कि घरेलू व्यस्तताएं भी रहती हैं, बच्चों को भी देखना है, पालना है। तो धीरे धीरे जब वो स्टेज आई, जब करते करते, लेकिन ये कि फिर म्यूजिक जब एक बार वो छूटता नहीं है।
आसानी से, तो वो फिर बना रहा और वो हाँ। फिर लेखन साथ साथ उसके बाद फिर शुरू हुआ। हाँ हाँ। हाँ। ओके। अब जब आप अपनी कविताएं रचते हैं, क्योंकि आपने बताया कि घर में भी एक ऐसा समन्वय है जो साहित्य का हमेशा माहौल रहता होगा वहाँ पे, आ, और लिखने के पीछे लोग बोलते भी हैं कि कुछ ना कुछ कारण होते हैं। आपको एक परिवार से मिला, लेकिन परिवार में लोग पोइट्री कर रहे होते हैं या गायन कर रहे होते हैं, फिर भी बहुत लोगों का मन नहीं करता है। आपको कोई कनेक्ट पॉइंट लगा होगा कि मुझे ना मतलब इसमें रुचि है, या साहित्य में ही कुछ करना है, या फिर गायन में कुछ करना है? वो कनेक्ट पॉइंट क्या रहा आपके हिसाब से, बचपन में अगर याद करते हैं आप? हाँ, नहीं वो बिल्कुल रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मेरे पिता जो है, चूंकि वो थे ही थे, तो साहित्य में उनकी बड़ी रुचि थी। तो उन्हीं के कहने से, मतलब मैं कुछ और करना चाहती थी, पर उन्होंने ओके। कहा कि नहीं, आप हिंदी साहित्य में कुछ आगे हाँ करिए और हाँ। लोगों तक पहुंचाइए, इसे पढ़ाइए साहित्य को। तो वो करते करते मैं जेएनयू तक पहुंच गई। हाँ तो जब जेएनयू में मैंने एमए, एमफिल, पीएचडी सब मैंने हिंदी साहित्य से किया, तो वहाँ उसको एक जो है नया हाँ, रुक मतलब मिला। नया रूप उसका तैयार हुआ, जो भी था सोच का, समझ का, विचारों का। तो वहाँ से फिर ये यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ी। तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई ये एक ऐसी चीज़ है। देखिए, आप कुछ भी हो जाएं, हाँ डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो जाएं, लेकिन जब तक साहित्य के प्रति आप संवेदनशील नहीं, और साहित्य कहीं ना कहीं आपके अंदर नहीं है, तो हाँ मेरा ये मानना है कि आप एक संवेदनशील इंसान होने के लिए साहित्य को पढ़ना, साहित्य में होना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि, और हाँ। फिर मतलब लिखना इतना सब शुरू हुआ। बिल्कुल। मैम, एक मुझे लगता है कि एक बात करनी आपसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकगीतों की परंपरा हमेशा बहुत पहले से चली आती आ रही है देश में। लेकिन पिछले कुछ वक्त से, जैसे मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, तो हाँ, वहाँ पे तो एक अलग लोकगीतों की एक श्रृंखला चलती थी। हाँ, बट कुछ वक्त से देखा है कि हमने पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, बहुत सारे कोई भी इवेंट है तो कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा है, उसमें लोकगीत लोग गा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो जो जो गायन है या जो विधा है, वो कहीं विलुप्त होती चली जा रही है। क्या आपने भी उस तरीके, किस तरीके से सिनेरियो को देखा आपने उसको? देखिए, विलुप्त चीज़ें होने में बहुत वक्त लगता है। या हम कम बहुत होती चली आसानी जा से, रही है? हाँ, आसानी से कह देते हैं। कम नहीं होता, नए नए रूप में वो आती जाती, जैसे हाँ आपने कहा। तो नए समय के हिसाब से, बल्कि कई बार उसका बिगड़ा रूप सामने आता है। हाँ लेकिन कोशिश है, क्योंकि हम मतलब पूरी देश दुनिया इतनी बड़ी है कि जहाँ तमाम लोग कोई चीज़ बिगाड़ने में लगे रहते, तो कोई लोग उसको बनाने में। संवारने में भी लगे बिल्कुल रहते बिल्कुल, हैं। हाँ। तो चीज़ें इसी तरह फिर बनी रहती हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लोकगीतों का रूप तो काफ़ी बिगड़ा, लेकिन फिर भी तमाम लोग हैं जो अभी भी लगे हुए हैं और हाँ उनको सामने लाते हैं। अभी भी घर परिवार में जो तमाम महिलाएं और वो सब जितने हाँ भी संस्कार होते हैं, संस्कार पर ये गीत होते हैं, विवाह हुआ, बच्चा हुआ, कुछ भी, तो वो तमाम लोग हैं जो उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें अभी रहेंगी, और नई जनरेशन को उससे जोड़ने का जो भी काम कर रहे हैं, हाँ वो सबसे ज़रूरी काम है। क्योंकि जब तक नई जनरेशन लोकगीतों के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक फिर आप उसको अच्छा दिखाएं, खराब दिखाएं, जैसे दिखाएं, उससे मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ आप तो भाषा से ही दूर जा रहे हैं ना, आप तो हिंदी से ही दूर जा रहे हैं, तो लोकगीतों की तो बात ही बहुत दूर तक आती, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या गाया जा रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, और मुझे तो लगता है कि हम जितने भी लोकगीत उसमें रखते हैं, वो हाँ वाकई इतने अच्छे होते हैं और बड़े प्रेरणादायी होते हैं। उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ की हैं और सीखने की हैं। तो बहुत लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो हाँ अच्छा है। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि आपने काफी समय से मंचों, मतलब एक लंबा समय देखा है मंचों की कविता का। उसमें क्या रूपांतरण देखे मंचों से? कविता में कुछ परिवर्तन हुआ जब आपने शुरुआत की है अभी? बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, बट सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग तरीके के हाँ, हाँ। परिवर्तन देखे लोगों ने। आपने किस तरीके से देखा सिनेरियो हाँ, देखिए, मंच की कविता अब राजनीति हर जगह आ गई है। को? मुझे बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद मंचों पर रहती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप सच्चाई और ईमानदारी की बात करें, तो मंच पर रहने वाला हर कवि अंदर से महसूस करता है, वो उसे हाँ बोल पाए या नहीं बोल पाए, कि राजनीति हर जगह आ गई है। मंचों पर भी खींचतान ज़्यादा मंच को हासिल करने के लिए है। हाँ कविता को मतलब बहुत ज़्यादा उम्दा करने की कोशिश नहीं है, मंच हासिल हो जाए बस। और फिर श्रोता भी वही सब देख देख के, और वैसे ही श्रोता भी मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जैसे हर तरीके के लोग हर जगह हैं, हाँ तो वहाँ भी इस तरह के बहुत हैं जो कविता को संवारने का, गीतों को संवारने का काम कर रहे हैं, और वो अच्छे
मतलब खुद होने से मंच को अच्छा बना देते हैं। तो फिर जब ऐसे लोग मंच पर उपस्थित रहते तो धीरे धीरे वो, और अब मैं महसूस कर रही हूँ कि एक दौर था जब वो सब बहुत चलता था, लेकिन जनता का भी मोह भंग बड़ी जल्दी होता है, ये आपको पता होगा। फिर वो चाहे हमारी राजनीति हो या हमारी सामाजिक परिवेश हो या चीजें हो कोई भी, तो बड़ी जल्दी वो समझ लेती है चीजों को। और उसको भी ये लगा कि कविता के नाम पे जो परोसा जा रहा है इससे हमारा कुछ होना नहीं है, मनोरंजन तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो फिर अब भी मंच जो है मुझे लग रहा है धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, ओके। चूंकि हम हिंदी पखवाड़ा में बात कर रहे हैं, कविशाला संवाद में हम अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि एक भाषाओं की बात करें या बोलियों की बात करें, जो भाषाओं का साहित्य के साथ संबंध है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाषाओं का तो साहित्य के साथ संबंध है ही है। साहित्य आप किसी न किसी भाषा में ही रचते हैं। तो उस भाषा के जितने भी विभिन्न रूप हैं, जब आप उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसकी आपको जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसमें साहित्य रचते हैं। तो जिस भी भाषा में आप रचते हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। और देखिए, पढ़ने से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आपको ये लगता है कि आपने बैठे बैठे आपको विचार आ रहे हैं तो आपने ये लिख दिया, आपने वो लिख दिया। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे किसी चीज़ को, उतने अच्छे आपके विचार भी मंचते चले जाएंगे। तो भाषा, क्योंकि मैंने अभी इसलिए आपसे पूछा कि ये हमेशा एक अलग तरीके का द्वंद्व भी चल रहा है कि जैसे हिंदी को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं या और बोलियों की बिगाड़ने की बात करें। बिगाड़ना जब बोलते हैं तो मुझे लगता है जैसे एक डेफिनेशन बनी हुई है कि अगर हिंदी में अंग्रेजी को शब्दों को मिलाना है ना, कई लोग बोलते हैं कि नहीं उसको आसान कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि उस भाषा को बिगाड़ रहे हैं। और एक टाइम के बाद अगर भाषा बिगड़ती रही तो भाषा खत्म हो जाती है। जैसे बहुत सारी पुरानी बोलियां जो हम लोग पढ़ते थे कि इस लिपि में ये ग्रंथ लिखा गया ना, वो सब खत्म हो चुका है। तो मैं इसलिए आपसे, चूंकि आप हिंदी साहित्य का आपने अच्छे से पढ़ा भी है, तो मैं आपसे उस संदर्भ में समझना चाहता हूँ कि अगर हिंदी के केवल साहित्य की बात करें, हिंदी के बिगड़ने या सुधरने की जिस तरीके से परिभाषाएं बन रही हैं उसकी बात करें, तो उस प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? मेरा, देखिए, इस चीज में सबके अपने अपने विचार हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि भाषा को उदार होना चाहिए। भाषा की उदारता बहुत बड़ी चीज है, और उसको दूसरी भाषाओं के ही नहीं, दूसरी बोलियों के, और जैसे आप अभी हिंदी उर्दू को अलग कर देते, कौन सी हिंदी है जो उर्दू के बिना पूरी है? उर्दू के शब्द उसमें है ही हैं। तो उसी तरह एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इंग्लिश के रूप में आ रही है, कुछ शब्द उसके भी उसमें है। तो भाषा को, उसको उदारता के साथ अपनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि इतनी उदारता ना हो कि वो जो आप कह रहे हैं कि उसको बिगड़ने की स्थिति आ जाए। तो उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें ऐसी हों कि जो रोज़ाना की बातचीत है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी शब्द हैं, कुछ हैं, वो तो उसमें रहें। लेकिन ऐसा ना हो कि फिर जैसे हमारी नई जनरेशन है जिस तरीके से रोमन लिपि में ही हिंदी लिखने लग गई है, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। फिर उसी तरह वो संकट थोड़ा सा टला जब मोबाइल वगैरह में भी हिंदी लिपि का प्रयोग करना शुरू हुआ, लेकिन वो भी अभी काफ़ी कम लोग करते हैं। तो कुछ चीज़ों को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, और कुछ चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि उससे उदार होने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। मतलब हाँ, ये चीज़ है, मेरा ये मानना है। हाँ, उसमें कुछ कुछ शब्दों का अगर मिलाना है तो मुझे लगता है उनको मिला के चलना चाहिए। बट अगर हिंदी लिखनी है तो आप हिंदी में लिखिए उसको। जैसे ना होता है ना कि जैसे आपने बोला कि रोमन लिपि का प्रयोग करने लगे, तो अब बहुत सारे आसान टूल्स अवेलेबल हैं जिसको हिंदी के फॉर्म में आगे बढ़ाया जा सकता है। मैम कविशाला में बात कर रहे हैं और आपने बात की कि आपने लड़कियों पे बहुत लिखा है। देश में बहुत सारी जो व्यथाएं बंगाल में हमने सुनी, बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो किसी कविता के माध्यम से अगर आपको देश का परिदृश्य भी बताना हो तो वो किस तरीके से होगा? हाँ, मेरे 2 शेर हैं अभी, मैं रखती हूँ आपके सामने, बिल्कुल जो हालात हैं उसके ऊपर। तमाम शहर का मौसम खराब लगता है, तमाम शहर का मौसम खराब लगता है, सुकून से सांस भी लेना अजाब लगता है। तमाम शहर का मौसम खराब लगता है, सुकून से सांस भी लेना अजाब लगता है। हवस की आंधियों ने बेतरह तबाह किया, हवस की आंधियों ने बेतरह तबाह किया। कसम से मुल्क ये रौंदा गुलाब लगता है, कसम से मुल्क ये रौंदा गुलाब लगता है। और लड़कियां जो हैं, कहीं ना कहीं मैं उनके साथ जैसे जुड़ती हूँ तो उन्हें
कदम कदम पर ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं। हाँ। लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है, तो उनके लिए मैं कहती हूँ कि मैं उफनती हुई लहरों पे चढ़ के आई हूँ, मैं उफनती हुई लहरों पे चढ़ के आई हूँ, इस जमाने की हर बला से लड़ के आई हूँ, तुम्हारा मुफ्त का ये ज्ञान अपने पास रखो, मेरे हिस्से का जो भी था वो पढ़ के आई हूँ, हाँ। मेरे हिस्से का जो भी था वो पढ़ के आई हूँ। बहुत शानदार। अच्छा, क्या जो लेखक होते हैं या कवि होते हैं, आजकल या कुछ समय पहले से राजनीतिक जो विचार हैं या राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित होते रहते हैं, उनसे उनमें उन पर लिखने से बचते हैं, चाहे मंचों के जरिए हो, चाहे पेज पोइट्री हो, चाहे स्टेज पोइट्री हो, कुछ ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। वो एक जिसे कहते हैं ना कि हमने तो यही सीखा है कि जो कविता है वो सत्ता के विरुद्ध जाके ही बात करती है, तभी वो असली कविता बनती है। लेकिन ये समय और समाज ऐसा आ गया है कि लोगों को डर भी लगता है और सब लगता है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए वैसा। आप कविता लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें आप समाज के सामने लाएंगे ही नहीं तो उसका क्या अर्थ है। मैं आपको अपना ही उदाहरण देती हूँ कि मेरे लगभग जब मैंने कविताओं की शुरुआत की तो सारी कविताएं ही सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई थी, और जब मैं उन्हें मंचों पर पढ़ने लगी तो एक कवित्री होने के नाते मुझे चारों तरफ से ये सलाह आई कि आप श्रृंगार पढ़िए। मतलब आप इन कविताओं से आपका क्या मतलब, क्या लेना देना। तो ये लगता है कि महिलाएं इस पर सोच भी नहीं सकती हैं या उनका वैसा है, बट मैं इस तरह का पढ़ती थी और मैंने ऐसा नहीं है जैसे कहते हैं कि आप सलाह मान के कुछ चीज़ें करते, तो मुझे लगा कि श्रृंगार भी एक पक्ष है, उसको भी लिखना ज़रूरी है। तो जैसे सब लिखते हैं वो भी लिखा, लेकिन मैं दोनों ही तरीके का पढ़ती हूँ। तो ये गीत भी गाती हूँ और मोटिवेट करने वाले कई गीत हैं वैसे भी रहते हैं, तो मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ता। और मुझे लगता है कि तमाम लिखने वालों को और कवियों को और सबसे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी भी है। हम ये सब चीज़ें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं करते, और जो मनोरंजन के लिए चीज़ें रहती है फिर वो समय के साथ समाप्त भी हो जाती हैं। अगर वो आगे तक रहें तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको समाज से, उनकी चीज़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कवि या लेखक के रूप में कोई जेंडर स्पेसिफिक मतलब पॉजिटिव एक्सपेक्ट और नेगेटिव एक्सपेक्ट आपने देखे हो मंचों में या फिर मतलब लेखनी के जरिए? हाँ, वही मैं मंच का तो आपको बता ही रही हूँ। आप तमाम मंच देखते ही होंगे, बहुत सारे कवि रहते हैं, उसमें एक या दो कवित्रियाँ रहती हैं, कई बार तो वो भी नहीं, नाम ही कवि सम्मेलन है। तो उसमें ये है कि ये सोचा जाता है कि जो भाई महिलाएं हैं उनका संबंध घर परिवार बच्चों से, मतलब ये कहाँ इस सब चीज़ों से कोई लेना देना है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली हैं, महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। तो कैसे इतनी जब कहते हैं कि जब पुरुष और महिला को देखा जाए तो ज्यादा संवेदनशील महिला को ही समझा जाता है, बताया जाता है। तो इतना संवेदनशील जो प्राणी है वो कैसे लिखने से खुद को रोक सकता है, बच सकता है, उसके वहां तो और ज्यादा मर्म जो है हर चीज का मिलता है। तो धीरे धीरे महिलाएं इस क्षेत्र में भी आई और अब अपनी जगह बना रही हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, आपने इम्पोर्टेंट आई थिंक पॉइंट भी है कि कभी भी कोई कवित्री सम्मेलन नहीं देखा गया। मुझे लगता है नहीं, हम तो ये बिल्कुल कोशिश करते हैं और हमने कवित्री सम्मेलन कराए भी हैं जी। ओके। तो वो, लेकिन ये है कि वो बड़े स्तर पर नहीं हो पाते क्योंकि लोगों को लगता है कि कैसे, लेकिन ऐसा नहीं। अभी कुछ समय पहले बिहार में लाइन से लगातार काफी सारे हुए थे तो बहुत पसंद किए गए थे। अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश में भी एक श्रृंखला इसकी जो है चलाई जाए तो कुछ। वो ये है ना कि आप किस तरीके की चीज सामने लाते हैं तो उसी तरह से लोगों को पसंद भी आता है। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो किसी को मालूम भी नहीं, धीरे धीरे जब आप ऐसा करेंगे कुछ तो। क्योंकि आपने बहुत सारे मंचों पे कवियों को भी देखा है, कवित्रियों को भी देखा है। अगर जिक्र करें हम सर के अलावा, आपको किन्हीं 3-4 नामों को पिक करना हो, वो कौन से नाम होंगे जो मतलब लोगों को जरूर सुनने चाहिए जो मंचों के जरिए पोएट्री पढ़ रहे हैं अपने? किताबों की बात ना करें अभी तो। हाँ अच्छा, बिल्कुल जो मंच वाले हैं कैसे नहीं, सभी अच्छे हैं, उसमें ऐसा कुछ नाम लेने जैसी कोई बात नहीं है। बड़े नामों से लेके और नए
लोग बहुत अच्छा सब लिख रहे हैं, सबका बहुत बढ़िया है। और लोग जानते ही हैं, आज तो कल तो सोशल मीडिया का दौर है, सब हाँ। सबको जानते हैं कि कौन अच्छा है, कौन कैसे है, बढ़िया हाँ, हाँ। का। ओके। चूंकि आप एक मतलब एक तो राइटर हैं, दूसरा बहुत जो जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं समाज के आप लिखते हैं। अगर कविताओं की बात ना करें, अभी समाज में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, हमारा एक प्रॉपर्टी होता है सीधा लीडर, तो वीमेन सेंट्रिक से बात करते हैं उसमें। अगर हम अभी पश्चिम बंगाल जैसी घटनाओं की बात करें देश में, आपको मतलब जो भी दोनों पक्ष हैं उसके, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कमियां थी, कई लोग कई सारी चीज़ें होती हैं, कई बार लड़कियों को कमी बताते हैं, कई लोग दूसरे पक्ष की कमी बताते हैं। आपको उस पर अपना ओपिनियन देना हो, या फिर मतलब उस परिदृश्य को किस तरीके से देखते हैं, क्या कमियां रह गई कि हम यहाँ पे लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ का नारा भी दे रहे हैं, वहाँ पे लड़की पढ़ भी रही है फिर भी लड़की नहीं बच पा रही है। इस एस्पेक्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोग का दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है, कहीं न कहीं कमी है किसी न किसी लेवल पर। जो लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, आप बाहर देखिए, कुछ देश तो ऐसे हो गए हैं कि मतलब इतने सुरक्षित हैं। हम खुद रह कर आए हैं बाहर काफ़ी समय, तो मैंने तो ये महसूस किया कि बहुत बहुत छोटी सी चीज़ है। आप कहीं पे खड़े हैं, 3-4 लड़के खड़े हैं या पुरुष खड़े हैं, जो भी, सामने से महिला कोई जा रही है, हमने तो किसी को यहाँ तक नहीं देखा कि उसने आँख उठा के देखा भी हो कि कौन जा रहा है या कौन नहीं जा रहा। किसी को किसी से बहुत मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य ऐसा है कि ये समाज ऐसा है, और बदल रहा है, ये बात ज़रूर है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें हम देखते हैं तो हम कहाँ से कहें कि बदल रहा है। हाँ। इतने बड़े पैमाने पर ये सब पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ये सब हो, जो कामकाजी लड़कियां उनके साथ हो रहा है, जो महिलाएं, उसमें उम्र का भी कुछ नहीं है कि, तो ये कहीं ना कहीं हम तो इसे बिल्कुल गलत समझते हैं। और ये इसमें आप जब महिलाओं को सिखाने की बात आ जाती है कि उनको ऐसे रहना चाहिए, उनको ऐसे करना चाहिए, वो कहीं से नहीं है। हम इसे सिरे से गलत मानते हैं कि ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है मैम, फिर से कविशाला में बात कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ चाहूँगा कि कुछ कविताएं अगर आप साझा कर पाएँ पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए, जो भी हमारे दर्शक हैं। हाँ, मैं कुछ सुनाती हूँ इसमें से देख के कुछ। बिल्कुल जी। हाँ, छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट एक दो सुनाती हूँ मैं। हाँ, ये मुझे एक कविता पसंद है। तो मैं जिस तरह की बात करती थी कि मैं जिस तरीके का लिखती हूँ और जिस तरीके का मैं पढ़ती थी, जिसमें मुझे कहा गया कि ऐसी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, आप अपना श्रृंगार पढ़िए। तो मैं जो पढ़ती हूँ अंकुर आज आपके कविशाला के माध्यम से, और मैंने देखा कि लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, समझ में आती हैं चीज़ें, समझ में आनी चाहिए। बस आप सब श्रोताओं के लिए सुनिएगा। राष्ट्र किसी ने देखा है क्या, राष्ट्र किसी ने देखा है क्या, लोग तो सबने देखे हैं। राष्ट्र किसी ने देखा है क्या, लोग तो सबने देखे हैं। खून बहा फिर एक ही जैसा, जब जब भी बम फेंके हैं। सरहद के इस पार की हो या सरहद के उस पार की हो, सरहद के इस पार की हो या सरहद के उस पार की हो, कर अवाम को आगे टुकड़े राजनीति ने सेके हैं। कर अवाम को आगे टुकड़े राजनीति ने सेके हैं। भूख मिटेगी रोटी से ही, भूख मिटेगी रोटी से ही, प्यास बुझाएगा पानी। नफरत की खेती करने की फिर क्यों सबने है ठानी। जीवन बस एक बार मिला है, जीवन बस एक बार मिला है, चेतो बेहतर काम करो। जीवन बस एक बार मिला है, जागो बेहतर काम करो। युद्ध युद्ध चिल्ला कर यूं ना मानवता बदनाम करो। खत्म करो उन्माद की बातें, जख्म दिलों को सीने दो। खत्म करो उन्माद की बातें, जख्म दिलों को सीने दो। प्यार मोहब्बत दुनिया का सच, जियो सभी को जीने दो, जियो सभी को जीने दो। इस तरह का। और जी, और एक ये देखिए कि दर्पण देख सवर गए कितने, दर्पण देख सवर गए कितने, फिर खुद पर ही मर गए कितने।
दर्पण देख संवर गए कितने, फिर खुद पर ही मर गए कितने। ख्वाबों की खेती को सच के, ख्वाबों की खेती को सच के, कीट पतंगे चर गए कितने। ख्वाबों की खेती को सच के, कीट पतंगे चर गए कितने। प्यार वफा ईमान की बातें, प्यार वफा ईमान की बातें, करके लोग मुकर गए कितने, करके लोग मुकर गए कितने। फाइलें सब्ज योजनाओं की, फाइलें फाइलें सब्ज योजनाओं की, चूहे रोज कुतर गए कितने, चूहे रोज कुतर गए कितने। और कुर्सी सगी हुई कब किसकी, कुर्सी कुर्सी सगी हुई कब किसकी, बैठे और उतर गए कितने, बैठे और उतर गए कितने। कुछ मैम भोजपुरी या उसमें हो कोई गीत या हाँ। क्या? कोई गीत? हाँ गीत कोई भी। कजरी का मौसम है, कजरी हाँ। थोड़ा सा सुनाते हैं। एक सेकेंड। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। सुन कैला बलमू, सुन कैला बलमू, सुन कैला बलमू, सुन कैला बलमू, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। एही मिर्जापुर वासे उड़ल जहाजिया, एही मिर्जापुर वासे उड़ल जहाजिया, उड़ल जहाजिया रामा, उड़ल जहाजिया। सैया चली गईले, सैया चली गईले रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। सैया चली गईले रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मुझे थोड़ा मिर्जापुर समझ में आया, क्या इसमें हम कह रहे हैं इसमें? इसमें जो नायिका है कजरी, जिसे कहते हैं कजरी, ऐसे समय पे गाई जाती है जब बरसात का वक्त होता है। तो ऐसे में जो मतलब बताया जा रहा है विरहिणी के बारे में, यानी जिनके जो पति हैं वो कहीं दूर चले गए हैं, तो मिर्जापुर तो गुलजार कर दिया है, और जो हमारी कचौड़ी गली है जहाँ से गए हैं वो बिल्कुल सूनी कर दी है। तो एक जहाज आया और वहां से भी आगे उनको ले गया, काम करने चले गए रंगून। तो वो अकेली जो है इस मौसम में, बरसात के मौसम में अपने प्रियतम को जो है याद कर रही है, उस तरह की। तो इसमें देखिए कुछ पंक्तियां ये भी हैं, ये उस समय के गीत हैं। देखिए जब अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हो रही थी, तो उसमें हर व्यक्ति की कोई ना कोई भूमिका थी। तो लोक गीतों में ये भूमिका कैसी है, इसकी दो पंक्तियां ये भी हैं। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। हथवा महोत जो हमरे कटरिया, हथवा महोत जो हमरे कटरिया, हमरे कटरिया रामा, हमरे कटरिया, हमरे कटरिया रामा, हमरे कटरिया। बहा देती, बहा देती गोर बन के खून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
बहा देते गोरवन के खून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, 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 कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। और देखिए, हाँ, आप पूछते हैं इसको बताइए, तो इसमें अच्छा एक पंक्ति ये भी है कि वो बता रही है कि तुम्हारी याद में हाँ। मेरी हालत कैसी हो गई है। और आप इस तरह की उपमाओं को सोच सकते हैं, इस तरह की बात को जो वो इस बात में कह रही है, आप सुनेंगे तो खुद दंग रह जाएंगे। सुनिएगा। पनवा से पातर भइल तोहर धनिया, पनवा यानी पान, अच्छा, पातर पान, यानी ओके। पतली। हाँ। पनवा से पातर भइल तोहर धनिया, देहिया गलैला, देहिया गलैला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, देहिया गलैला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मतलब देहिया जो है वो गल के, नून यानी नमक जैसी जो गल जाता है। हाँ। तो ऐसी ऐसी चीजें लोक गीतों में हैं। देखिए, आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देती हैं। और कहीं ना कहीं वो स्वर भी है, क्रांति वाला स्वर भी है, उस समय के ये गीत हैं। वो वीर तो पूरा पूरा, हाँ, वीर रस हाँ, वाला वीर पूरा। रस भी है उसमें। हाँ। हाँ, बिल्कुल, मुझे चीजें। लगता है इस तरीके की जो विधाएं, इस तरीके के लोकगीत हैं, हम प्रयास हम भी करेंगे आगे किसी को, इनके जो भी लोग इनपे काम कर रहे हैं, जो भी लोग जो गायक है, इसको सजोहा जाना बहुत जरूरी है। हाँ। इनका लाइब्रेरी बनना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और लोग प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन लेवल पे नहीं होता है। हाँ, कोशिश हाँ। कोशिश करते रहनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जितने लोग गाते हैं, जो मंचों पे गा रहे हैं, उन्हें ऐसी अच्छी से अच्छी हाँ। चीजें लानी चाहिए, अच्छी कविताएं सामने आनी चाहिए, सब कुछ। मतलब मंच की अपनी एक गरिमा है। तो हाँ। मेरा ये मानना है कि मंच को मजाक न बनाया जाए, मजाक न समझा जाए। तो मंच पे आप पूरी गरिमा के साथ चीजों को प्रस्तुत कीजिए, और अच्छी चीजें पहुंचती हैं। मतलब बिल्कुल। जैसे कहते हैं दिल तक पहुंचना, वो पहुंचती हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी में मैम, आपने शुरुआत जहाँ से की थी, आई थिंक दूरदर्शन में आपने हाँ। शुरुआत की थी। मैं थोड़ा इसलिए समझना चाहता हूँ, लोगों के अंदर ना आजकल बहुत एक्सक्यूजेज होते हैं अंदर, कि इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे कारण पहले उनके अंदर होते हैं काम की शुरुआत करने से पहले। क्योंकि आप तो एक एक मतलब गृहस्थ जीवन में थे उस समय, आपका बहुत सारे मतलब व्यस्त थे, उस लाइफ में बिजी रहते हुए आपने अपनी शुरुआत की। जो आज का युवा है, जो आज के लोग हैं, अनेक कारण लिए बैठे हुए हैं नकारात्मक, की जिनकी वजह से वो शुरुआत नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, और उस जर्नी को आप अगर साझा करें। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया बात अंकुर कह रहे हो। लेकिन आपने तो जो मेरे हस्बैंड है उनका भी इंटरव्यू लिया है। ये बात तो उन्हीं से बहुत ज्यादा करने वाली है। हम तो हाँ। उन्हीं से बहुत सीख लेते हैं कि वो ऐसी सर्विस में है हाँ। जहाँ लोग हैरान होते बिल्कुल। हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इतने बड़े बड़े जिलों को संभालना। उसके बाद भी उन्होंने अपने संगीत को और अपने लेखन को खुद से अलग नहीं किया। हाँ। इतनी किताबें और इतना अच्छा गाना, उसका रियाज करना, सब मेहनत करना। तो जिस घर में ऐसा माहौल हो वहाँ तो हम कोई एक्सक्यूज देने लायक बचते भी नहीं है। हाँ। तो इसीलिए हमने वो नहीं दिया, और हमें भी जब जब मौका मिला तो हमने किया। तो एक चीज़ है, जो भी लोग संगीत से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं ये मैं कहना चाहूँगी कि उसको जो भी विधाएं हैं जिनसे आप जुड़ते हैं उनको प्रेम करना सीखिए, और उनको जब आप अपनाते हैं तो बहुत दिल से अपनाइए। आप रियाज कीजिए तो आपका संगीत अच्छा होगा। आप अच्छे अच्छे मुद्दों पर लिखना कोशिश कीजिए तो आपका लेखन अच्छा होगा। हाँ। और पढ़िए, मतलब अच्छे अच्छे चीज़ों को पढ़िए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपकी समझ विकसित होगी। लोग ये सोचते हैं कि लिखना ज़्यादा बड़ा काम है, पढ़ना और ज़्यादा बड़ा हाँ, काम है। बिल्कुल। तो पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, और समय सबको मिलता है, बस यही 24 घंटे देखिए, 24 घंटे सबके पास यही है। आप भी देखिए सब कुछ कर रहे हैं, हाँ। हर कोई इसी 24 घंटे के अंदर सब कुछ करता है। तो किसी तरीके के उसकी एक्सक्यूज़ की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको अपने लिए
समय उसी के बीच में से निकालना है, जैसे निकल पाए, जितना अच्छा निकल पाए। और समय मिलता है अगर आपके अंदर ईमानदारी हो और शिद्दत से आप कोई चीज़ करना चाहें तो मिलता है, तो आप निकालिए फिर। अच्छा, एक जिज्ञासा और है मेरी, मैं आप आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा, अगर लोकगीतों के लिए रिसोर्सेज आपको साझा करने हो, मान लीजिए किन लोगों को सुना जाना चाहिए आपको, मतलब आप किन को सुनते हैं, हाँ हाँ। प्लस क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पे अगर कोई चैनल है ऐसा कुछ नोन में जहाँ पे सुना जा सकता है, या फिर और क्या माध्यम हो सकते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा लोकगीत जो है, लोक कलाकार अपने अपने उसकी बोलियों के, मतलब हाँ लोकगीत तो यही हो गए। हाँ हाँ। तो मैं जैसे यहाँ पे हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नाम है आदरणीय मालिनी अवस्थी हाँ मैम। हाँ। तो लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा गा रही हैं या इसमें उन्होंने बहुत नाम किया है, मैं उनकी कद्र इसलिए बहुत ज़्यादा करती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत काम किया, बहुत रिसर्च की है। तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि हाँ किनको सुनना चाहिए जहाँ से आपको, तो आप उनको बिल्कुल सुनिए। और उन्होंने इतनी रिसर्च करके ऐसी ऐसी चीज़ें वो सामने लाई हैं हाँ जो आम श्रोता को पता ही नहीं हो सकता था कि अच्छा इस पर ऐसा कहा जा सकता था, हाँ। इस पर ऐसा कहा गया है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है वो सामने। और बाकी तो लोग गायक अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा सामने लाने की कोशिश ही करते हैं। और हर इंसान को पता होता है कि ये अच्छा है, ये ये बुरा बुरा है, ये उसको हाँ, बहुत अच्छे से पता होता है। वो कहाँ जाना चाहता है ये उसकी अपनी इच्छा पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसे ये समझ बस रखनी है कि अगर हमें अच्छा पता है तो हम अच्छे की तरफ जाएं। हम किसी भी उसमें पढ़ के, मतलब बुरे की तरफ, कोई भी चीज़ हमें, कोई भी मोह बुरे की तरफ क्यों खींच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम जान रहे हैं कि वो बुरा है, वो अच्छा है, तो हमें अच्छे की तरफ बढ़ना चाहिए, अच्छे की तरफ जाना चाहिए। और जब आप उसकी तरफ जाते हैं तो आपको सब कुछ, चाहे वो साहित्य में हो, संगीत में हो, अच्छे कलाकार हों, अच्छी किताबें हों, सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा। हाँ ये दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत अच्छा अच्छा लिखा जा चुका है, गाया जा चुका है। उस सब को ढूंढिए, तलाशिए। और इस दौर में जहाँ यूट्यूब पे सब चीज़ें आपको मिलती हैं और आपको जहाँ नहीं मिल रही हैं, उपलब्ध नहीं हो रही हैं, तो आप कोशिश करिए जहाँ जो कुछ आपको अच्छा मिला आप उसको वहाँ डाल दीजिए, हाँ। ताकि कोई दूसरा जो ढूंढ रहा है उसको वो उसको मिल अच्छा सके। प्राप्त हो जाए, मिल जाए। बिल्कुल, जो इनोवेशंस होते हैं, आविष्कार होते हैं या नई नई चीजें आती हैं, उसका उससे विकास भी होता है और विनाश भी होता है। हाँ तो बिल्कुल। इंसान के ऊपर है वो किस तरीके से लेता है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छी बातचीत हुई, और जो लोग भी देखेंगे, वो दर्शक भी देखेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि अगर अगर एक व्यक्ति की जिंदगी में भी कुछ इस बातचीत से हम परिवर्तन ला पाए, वो चाहे लेखनी के लिए हो, चाहे कविताओं के लिए हो, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच, यू सो बहुत मच। धन्यवाद अंकुर, बहुत बहुत अच्छा लगा। और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी देर हमें सुना। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।